Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं थर्मल रेगुलेशन इन मैमल्स, स्पेशली द प्लेसेंटल मैमल्स जिनको हम यूथीरिया के नाम से जानते हैं और इन्हीं में ह्यूमंस को भी शुमार किया जाता है. डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. The topic is thermoregulation in mammals. All right, our main focus eutheria or eutheria may be humans. All right students, सबसे पहली बात जहां से हम आगाज करने जा रहे हैं, वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. यूथीरियंस जो हैं बेसिकली ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं और प्लेसेंटा बन जाना ये टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एक एडेप्टेशन अल्लाह ताला ने हमें दे दी हुई है. अब स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो जितने भी पिछले कॉर्डेट्स वगैरह हम पढ़ के आए हैं या इनवर्टिब्रेट्स पढ़ के आए हैं, उनके अंदर बहुत सारी एडेप्टेशंस हमें नजर आती हैं कि जो उनको थर्मोरेगुलेट करने के एतबार से सक्सेसफुल बना रही हैं ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. लेकिन mammals are the most diverse और most successful type of chordates. तो इनको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स अपने अंदर डेवलप किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहली चीज they are endotherms. All right, so they can generate their own body heat. Endotherms, इसका मतलब ये है कि जो एडेप्टेशन या जो प्रॉपर्टी इनके पास मौजूद है उसको हम कहेंगे एंडोथर्मी. ऑलराइट, अब इससे क्या मुराद है कि ये तमाम जानदार अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू खुद से हीट प्रोड्यूस करने के काबिल हैं. लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बाहर का दर्जा हरारत तो फ्लक्चुएट करता रहता है. उस फ्लक्चुएशन के लिहाज से या तो ये हीट गेन कर रहे होंगे या ये हीट लॉस कर रहे होंगे ताकि इंटरनल सिस्टम को एक स्पेसिफिक रेंज में सेट करके रखा जा सके. और जो रेंज यहां पे हमने याद रखनी है दैट इज 36 डिग्रीज टू 38 डिग्रीज सेल्सियस. ऑलराइट, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे. एंडोथर्म्स कैन जनरेट देयर ओन body heat by metabolic processes. All right, फिर उसके बाद they tend to regulate body temperatures within a narrow range, and that is 36 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. All right, फिर इसी के साथ regulation of heat is also achieved by heat gain or heat loss. All right, अब इससे हमें ये पता चलता है कि एंडोथर्म्स अपनी बॉडी के अंदर खुद मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के जरिए बाय प्रोडक्ट के तौर पे हीट को पैदा कर रहे हैं. लेकिन हीट पैदा होने के बावजूद समटाइम्स ये भी पॉसिबल है कि बॉडी के अंदर दर्जा हरारत जो है वो सराउंडिंग्स के निस्बत कम हो जाए. उस सूरत में तो ये हीट बहुत ज्यादा करामद होगी. लेकिन ये भी मुमकिन है कि बाज़ औक़ात बॉडी के अंदर हीट की पैदावार बढ़ जाए, तो बढ़ जाने की सूरत में फिर उस हीट को खारिज करना भी जरूरी है. तो इस तरह से लिविंग सिस्टम्स में ये जो मैमल्स हैं ये अपने अंदर के दर्जा हरारत को बरकरार रखने की कोशिश करते रहते हैं, जिसको हम कोर बॉडी टेम्परेचर कहते हैं. ऑलराइट, फिर इसी के साथ स्टूडेंट्स दो स्ट्रेटजीज जो सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज हमें यहाँ पे नजर आती हैं वो कौन कौन सी हैं कि अगर इनको हीट प्रोड्यूस करनी पड़ रही है तो कौन कौन से अमल हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनके जरिए ये हीट को जनरेट कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज shivering thermogenesis. अब शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को अगर हम आसान अल्फाज में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं
heat production by contraction of muscles. All right, contraction and relaxation both. फिर इसके साथ हम एक और पॉइंट का इजाफा कर लेते हैं. It is a response to early hypothermia. जी स्टूडेंट्स, अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम यूं देखेंगे कि बाज़ औक़ात आपकी बॉडी के ऊपर अचानक अगर ठंडक का एहसास होना शुरू हो जाए, आपके कोल्ड रिसेप्टर्स आपको ये बताएं कि बाहर का दर्जा हरारत आपकी बॉडी की निस्बत बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो उस सूरत में फौरन आपके दांत बचना शुरू हो जाते हैं या पूरी बॉडी के किसी हिस्से में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है. तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर थर्मोजेनेसिस स्टार्ट करना चाह रही है. ऑलराइट, और थर्मोजेनेसिस क्या है? हीट प्रोडक्शन. इससे क्या किया जाएगा कि मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे. एटीपीज जो कि हमारी केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू काइनेटिक एनर्जी, और इसके साथ ही साथ एज अ बाय प्रोडक्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड. तो हीट प्रोड्यूस होगी, आपका कोर बॉडी टेम्परेचर फिर 37 डिग्रीज के अराउंड मेंटेन कर लिया जाएगा, एंड दिस इज द थर्मोरेगुलेशन. ऑलराइट, तो ये आखिरी बात मैं यहां पे फिर लिख देता हूं. ATPs are transformed to kinetic energy. All right, kinetic energy, contraction and relaxation of muscles के लिए. And heat is produced as a byproduct, जिससे जिस्म को गर्म रख लिया जाएगा. All right students, फिर इसके साथ ही साथ ये तो होगी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात. इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कुछ तरीके ऐसे भी हैं कि जहां पे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करवाया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद बॉडी के अंदर दर्जा हरारत बढ़ाया जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. सो द सेकंड पार्ट विल बी नॉन शिवरिंग thermogenesis. Non-shivering thermogenesis के लिए now we are completely relying on the metabolic process. अब जितने भी reactions चल रहे हैं वो सारे के सारे कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके हार्मोन्स और आपका नर्वस सिस्टम. ऑलराइट, तो हाइपोथैलेमस आपका थर्मोस्टेट है, और अगर यहाँ पे ग्लैंड्स को इन्वॉल्व कर लिया जाए जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के साथ इन्वॉल्व हैं, तो वहां पे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस के जरिए दोबारा से हीट को जनरेट करवाया जा सकता है. बिल्कुल उसी तरह के जैसे आप जो खाना खा चुके होते हैं उस खाने को ऑक्सीडाइज करना मकसूद होता है. इसका मतलब यह है कि उस खाने को अब तोड़ना है और उसमें से एनर्जी खारिज करवानी है. तो वो एनर्जी खारिज करवाने के लिए आपका थायराइड ग्लैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. थायराइड ग्लैंड is involved in regulating heat production through metabolic reactions. All right, फिर इसी के साथ स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि ऑब्जर्व की गई बैट्स के अंदर और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी नजर आती है, और वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ द ब्राउन फैट. अब आपके जहन में एक सवाल तो आना चाहिए कि ब्राउन फैट और जो नॉर्मली फैट जिसको हम जानते हैं इसमें क्या डिफरेंस है? तो याद रखिएगा, जो व्हाइट फैट है तो ये भी फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल, लेकिन ब्राउन फैट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद और मिकदार ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउनिश हो जाता है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है दिस इज ब्राउन फैट. एट द सेम टाइम ब्राउन फैट को हम ये कहते हैं कि हाई एनर्जी यील्डिंग फैट. बुनियादी तौर पे क्या हो रहा है कि पहले नंबर पे तो इसको ब्लड वेसल्स की बहुत ज्यादा सप्लाई दी जाती है, फिर उसके साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया फैट सेल्स के अंदर मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं?
इन फैट्स के जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, ब्राउन फैट के अंदर जो लिपिड ड्रॉपलेट्स का साइज है वो निस्बतन व्हाइट फैट्स की निस्बत बड़ा होता है। ऑलराइट, तो वो जो बड़े साइज के ड्रॉपलेट्स हैं उनको एंटर किया जा रहा है सेल्स के अंदर, वहां पे उनको डिफरेंट रिएक्शन से गुजारते हुए कन्वर्ट किया जाता है इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, और ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट किया जाता है फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स देन एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया फिर इनको तोड़ के फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के थ्रू अगेन एटीपी प्रोड्यूस करवा रहा है। और उसके साथ ही साथ बाज़-औक़ात एक और प्रोसेस जिसको हम कहते हैं नॉन कपलिंग प्रोटीन रिएक्शन, उसके या अनकपल्ड प्रोटीन रिएक्शन भी उसको कहा जाता है, उसके जरिए भी हीट प्रोडक्शन करवा रहा है। तो इन दोनों सूरतों में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन्वॉल्व नहीं, लेकिन हीट जनरेट हो गई। दैट्स व्हाई द प्रेजेंस ऑफ द ब्राउन फैट इज आल्सो इन्वॉल्व विद नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो इसके जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको अगर हम लिख लें, सो द फर्स्ट थिंग विल बी it has high number of mitochondria, all right, then extensive supply of blood, all right, then through several reactions lipid droplets are broken down to triglycerides and then fatty acids. Fatty acids are metabolized within mitochondria for what? For heat production. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के लिए आप याद रखेंगे। फिर इसके साथ ही साथ ये भी मुमकिन है कि शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस वाले केस में अगर कभी बॉडी जरूरत से ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर ले, जो कि कोर बॉडी टेम्परेचर को राइज करना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इस इजाफी हीट से छुटकारा हासिल करना है। तो जब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है नाउ इट इज द टाइम टू डिसिपेट हीट। और हीट डिसिपेशन के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 2 पॉइंट्स आपके जहन में जरूर रहने चाहिए। इन केस ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट क्या किया जाता है? Heat is dissipated by evaporative cooling, all right, और दूसरे नंबर पे vasodilation near skin surface, all right। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं skin has also adapted as an organ of thermoregulation। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि अगर बॉडी के अंदर हीट ज्यादा पैदा हो रही है या कम पैदा हो रही है, तो बॉडी फौरन उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। किस तरह से? हीट गेन और हीट लॉस की सूरत में। तो जब ओवर प्रोडक्शन हो रही है हीट की, तो इसका मतलब है नाउ इट इज द टाइम टू डिसिपेट, उस हीट को खारिज किया जाए। तो खारिज करने के लिए क्या किया जाता है कि सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स जो आपके स्किन के करीब हैं, वहां पे डायलेशन कर दी जाती है, यानी ब्लड वेसल्स को फैला दिया जाएगा। उसकी वजह से जब ब्लड आएगा तो अंदर से जो हीट लेके आ रहा है
उसको स्किन के जरिए बाहर खारिज कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या किया जाता है, आपके स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जैसे ही स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे तो फौरी तौर पे एवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से जो बाकी का ब्लड है और जो स्किन है उसको कूल डाउन कर लिया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये किस केस में है, फॉर द ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट। इसके बाद जो स्ट्रेटजीज हमने पढ़नी है दैट इज फॉर द थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड एंड वार्म टेम्परेचर्स। ऑलराइट, तो इनको भी हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। रेगुलेशन यानी कि थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर, जी स्टूडेंट्स, जब दर्जा हरारत कम होता हुआ नजर आए तो उस सूरत में सबसे पहले नंबर पे तो दो एडेप्टेशंस पॉसिबल हैं जो फौरी तौर पे बॉडी अपने अंदर पैदा कर रही है। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज वेसोकंस्ट्रिक्शन, यानी कि ब्लड वेसल्स को कुछ जगहों पे कंस्ट्रिक्ट कर लिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए। इसी तरह वेसोडाइलेशन, बॉडी में कुछ जगहों पे ब्लड वेसल्स को फैला के रख लिया जाए। ऑलराइट, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझने से ताल्लुक रखती है कि किसी भी दिन स्टूडेंट्स अगर बहुत ज्यादा ठंडक है सराउंडिंग्स में या एनवायरनमेंट के अंदर, तो ह्यूमन बॉडी के जो टर्मिनल्स हैं, खासतौर पे फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, या जिनको हम अपर लिम्स और लोअर लिम्स भी कहते हैं, बाजू और टांगे, यहां पे दर्जा हरारत कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द सेंट्रल पार्ट जिसको हम ट्रंक कहते हैं। ऑलराइट, यानी धड़ वाले हिस्से का दर्जा हरारत जो है वो हाई होगा एज कंपेयर टू द टर्मिनल्स जो आपके हाथ और पांव हैं उनकी निस्बत। यहां पे क्या किया जा रहा होता है कि बाय अचीविंग वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन इन सर्टेन पार्ट्स क्या किया जाता है, कुछ जगहों पे वार्म ब्लड का फ्लो बढ़ा दिया जाता है और कुछ जगहों पे वार्म ब्लड का फ्लो कम कर दिया जाता है ताकि कहीं इंटरनल हीट जाया ना हो जाए और कहीं ह्यूमन बॉडी हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में एंटर ना हो जाए। ऑलराइट, तो इस बात को मैं यहां पे लिख भी रहा हूं आपके लिए। On a cool day, the temperature of arms and legs, यानी forelimbs or hind limbs, is low as compared to trunk. All right, फिर इसके साथ ही साथ हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स। तो उसमें स्टूडेंट्स हम जो जो एनिमल्स यहाँ पे याद रखेंगे उसमें सबसे पहले हमारे पास हैं टेरेस्ट्रियल मैमल्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम अपनी बात करें अगर स्पेसिफिकली ह्यूमंस की। ऑलराइट, एंड देन द मरीन मैमल्स। तो ये तीन ग्रुप्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले नंबर पे जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स हमें नजर आ रहे हैं, इनके अंदर हमें पता चलता है कि इंसानों के अलावा कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं कि जिनकी बॉडी के ऊपर डेंस फर मौजूद होती है। ऑलराइट, तो ये क्या करते हैं, फर के अंदर हवा की एक इंसुलेटिंग लेयर बना लेते हैं जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल टेम्परेचर या बाहर चलने वाली कूल ब्रीज है उसमें और स्किन के दरमियान एक इंसुलेशन आ जाती है। इस इंसुलेशन की वजह से ना तो बॉडी बाहर की जानिब हीट खारिज कर रही है और ना ही बाहर से ठंडक जो है वो स्किन को डिस्टर्ब कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास फर है, दे आर यूजिंग द एयर ब्लैंकेट एज द इंसुलेटर। ऑलराइट, सो दे हैव फर used as trapping, और used for कर लेते हैं इसको, used for trapping air to make insulation. Alright, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर एक बारीक सी फैट्स की लेयर नजर आती है जस्ट बीनीथ द स्किन, और ये ही हमारे लिए सारे का सारा काम कर रही है कि इसी ने अंदर की हीट को रोकने के लिए इंसुलेटर का काम करना है ताकि कहीं अंदर की हीट बाहर खारिज ना हो जाए। कुछ लोगों में ये फैट की लेयर बड़ी या मोटी भी नजर आ सकती है और कुछ लोगों के अंदर जो कि स्किनी है उनमें फैट की लेयर बहुत ज्यादा थिन हो सकती है। सो इन केस ऑफ ह्यूमंस, फैट
layer beneath the skin. ऑलराइट, और अब आ जाए मेरीन मैमल्स की जानिब। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम वेल्स और सील्स को जरूर याद रखेंगे। इनकी स्किन के नीचे 1-2 से लेके 9 या 10-10 इंच तक मोटी लेयर नजर आती है हमें फैट्स की, दैट इज स्पेसिफिकली नोन एज ब्लबर। ऑलराइट, जो रीच वगैरह, बियर वगैरह होते हैं, पोलर बियर स्पेशली, उनके अंदर भी ब्लबर की टर्म ही यूज की जाती है, ब्लबर। एंड व्हाट इज इट? thick insulation of fat. All right, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में है? एमसीक्यूज के लिए नाम भी याद रखिएगा, whale and seals. All right स्टूडेंट्स, तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर्स वाले केस में, कि हमारे पास अगर 3 ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, तो इन तीनों ग्रुप्स के अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिक एडेप्टेशंस हमें नजर आ रही हैं। फिर उसके बाद अगर हम वार्म टेम्परेचर की बात करें, यानी कि जब बॉडी का दर्जा हरारत पहले ही मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है और सराउंडिंग्स का दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है, तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा? थर्मोरेगुलेशन इन वार्म टेम्परेचर वाले केस में अगेन द स्वेटिंग विल बी द मेन टूल। ऑलराइट, thermoregulation in warm temperature। जी स्टूडेंट्स, जब दर्जा हरारत बढ़ रहा है और स्पेसिफिकली जब बॉडी का दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, तो उस सूरत में फौरन स्वेटिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। फिर उसके साथ ही साथ ब्लड वेसल्स नियर द स्किन, दे विल गेट मोर ब्लड सप्लाई ताकि हीट को डिसिपेट किया जा सके। और एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमें नजर आती है स्पेशली इन डॉग्स, दैट इज नोन एज पेंटिंग। ऑलराइट, इसको हम रेस्पिरेटरी एवेपोरेशन भी कहते हैं, क्योंकि इनके लंग्स और इनका मुंह वाला पार्ट जो है that is more adaptive for evaporative cooling। यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता चलूं, और वो ये कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि डॉग्स वगैरह की स्वेटिंग नहीं होती। ऑलराइट, तो उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इनमें आमतौर पे जो इनके पंजे हैं उनकी निचली साइड पे जो पैड्स मौजूद होते हैं वहां पे स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं, लेकिन वो स्वेट ग्लैंड्स इस काबिल नहीं कि पूरी बॉडी की थर्मोरेगुलेशन करवा सकें। तो इस वजह से डॉग्स क्या करते हैं, जुबान बाहर निकालते हैं, फिर उसको फैला लेते हैं, और इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिच सप्लाई है ब्लड वेसल्स की, जो अंदर से वार्म ब्लड लेके आ रहे हैं और हीट डिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ सलाइवा की वजह से एवेपोरेटिव कूलिंग हो रही है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जो ये मुंह के थ्रू कर रहे हैं, दिस इज नोन एज पेंटिंग। ऑलराइट, फिर इसी के साथ स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं कि बैट्स में ये देखा गया है कि दे टेक अ यूरिन बैथ, यानी कि अपने ही पेशाब से खुद ही नहाना शुरू कर देते हैं। और ये भी बेसिकली एक थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजी है कि ये भी ये काम कर रहे हैं, सलाइवा अपने मुंह के ऊपर मल लेना और उसकी वजह से इवेपोरेटिव कूलिंग कर लेना, या फिर ये भी पॉसिबल है चूंकि ये उल्टे लटके हुए होते हैं, यूरिनेट करते हैं अपनी पूरी बॉडी के ऊपर और उसी की इवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से अपनी पूरी बॉडी को ठंडा रखने की कोशिश करते रहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एग्जांपल्स व्हेन द ऑर्गेनिजम्स दे आर ट्राइंग टू थर्मोरेगुलेट इन वार्म टेम्परेचर्स। ये बात याद रखिएगा जरूर, मैं सिर्फ यहां पे कैप्शंस आपके लिए लिख रहा हूं। द फर्स्ट थिंग इज sweating, all right, then is panting in dogs to be more specific, all right, and urine bath and through saliva production in bats। all right students, यहीं पे आज के सेशन को खत्म कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुल रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 15 एंड दैट इज अबाउट थर्मोरेगुलेशन स्पेसिफिकली इन ह्यूमंस, और इसमें थर्मोस्टेट फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज द हाइपोथैलेमस। डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। All right, students, this is about thermostat
functions of hypothalamus. जी स्टूडेंट्स, बुनियादी तौर पे hypothalamus is performing the thermostat function within the human body and all other mammalian bodies. Alright, यहाँ पे हमने जो बात याद रखनी है वो ये है कि हम भी उसी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं जैसे कि बाकी तमाम जानदार चलते हैं. Receptors will detect the change whether the temperature is going to be low or it is increasing. दर्जा हरारत बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये आपके रिसेप्टर्स आपको बताते हैं. उस मैसेज को कन्वे कर दिया जाता है टुवर्ड द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस फिर उसको खुद से प्रोसेस करता है कि क्या रिस्पांस देना है या रिस्पांस नहीं देना, और फिर उसके बाद इफेक्टर्स दे जनरेट द रिस्पांस. ऑलराइट, ये तो हो गया हमारा बुनियादी मैकेनिज्म. अब इसी मैकेनिज्म को वन बाय वन अगर हम हाइपोथैलेमस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर प्लेइंग रोल इन थर्मोरेगुलेशन. तो उसमें हम लिख लेते हैं रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स में स्टूडेंट्स याद रखिएगा वी हैव द पेरिफेरल रिसेप्टर्स जो कि स्किन के अंदर मौजूद हैं, थर्मो रिसेप्टर्स. फिर इसी तरह वी हैव इंटरनल रिसेप्टर्स. इंटरनल रिसेप्टर्स स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन लिख लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए. ऑलराइट, एंड विसरा इनके अंदर मौजूद हैं. और तो और ब्लड भी टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करता है और मैसेज को कन्वे करता है टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस. तो अब यहां पे जो डिटेक्ट करने वाले हैं ज्यादा रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स ने जैसे ही मैसेज रिसीव करना है फौरी तौर पे उन्होंने इन्फॉर्म करना है नर्वस सिस्टम को. और नर्वस सिस्टम के अंदर जो पार्ट इन्वॉल्व है आपकी थर्मो रेगुलेशन के साथ, दैट इज द हाइपोथैलेमस. अब हाइपोथैलेमस जो मेन काम कर रहा है वो याद रखिएगा कि द थर्मो रेगुलेशन इज बेसिकली कंट्रोल्ड थ्रू द फीडबैक मैकेनिज्म्स. ऑलराइट, ये जुमला मैं यहां लिख भी देता हूं. The primary function of the hypothalamus is thermoregulation by feedback mechanisms. All right. इसमें स्टूडेंट्स एक और बात याद रखने वाली है कि हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ द ब्रेन, और हाइपोथैलेमस के अपने भी कुछ एसोसिएटेड एरियाज हैं जिनमें हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शंस. तो उसके लिए आप याद रखेंगे एंटीरियर hypothalamic region. All right, then it is posterior hypothalamic region, और फिर medial preoptic region. अब इसमें एक अहम पॉइंट का मैं इजाफा करता चलूं. ये तो तीनों रीजन्स हो गए इसके, लेकिन इसके साथ अगर सवाल ये पूछा जाए कि एट द सेम टाइम हाइपोथैलेमस इज कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखिएगा कि दिमाग का एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, और उसके साथ ही साथ जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, इन दोनों के दरमियान में बैलेंस बना के रखना और इनको रेगुलेट करवाना, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस. ऑलराइट, तो हाइपोथैलेमस है तो बेसिकली थैलेमस के नीचे वाला पार्ट, लेकिन नीचे होने के साथ ही साथ ये आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम को भी रेगुलेट करवा रहा होता है और साथ ही साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम को भी रेगुलेट करवा रहा है. तो इस वजह से बाज़ औक़ात इसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं. अब स्टूडेंट्स, इसके साथ अगर हम ये देखें कि स्टिमुलस हीट का हो या एट द सेम टाइम कोल्ड का हो, यानी गर्मी फील हो रही है या सर्दी फील हो रही है, तो उसको हाइपोथैलेमस ने रेगुलेट किस तरह से करवाना है. तो आपको याद होना चाहिए बाय गेनिंग द हीट और बाय हीट लॉस, यानी या तो हरारत को कहीं ना कहीं से जज़ब किया जाएगा या खुद से हरारत पैदा की जाएगी. और अगर इस चीज का खदशा है कि बॉडी के अंदर हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो गई है तो फिर उस हीट को बॉडी से खारिज करने की जरूरत होगी. तो ये काम किस किस तरह से करवा रहा है हाइपोथैलेमस, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर. जी स्टूडेंट्स,
if the stimulus is high temperature. यानी अगर दर्जा हरारत बढ़ता हुआ फील हो रहा है तो उस सूरत में किस चीज की जरूरत होगी? हीट लॉस। इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर भी ज्यादा है, बॉडी में भी हीट ज्यादा जनरेट हो चुकी हुई है, तो अब हीट डिसिपेशन की जरूरत है। तो बॉडी से हरारत को खारिज किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए याद रखिएगा, द फर्स्ट थिंग इज स्वेटिंग। फौरी तौर पे स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होते ही स्किन के ऊपर स्वेट निकलना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं स्वेटिंग। और स्वेटिंग की वजह से द फीडबैक इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स इट विल बी द कूलिंग इफेक्ट। ऑलराइट, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे इट इज कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। फिर इसके साथ ही साथ जो दूसरी चीज आप याद रखेंगे, दैट इज वेसो डायलेशन इन superficial vessels. All right, blood flow towards the skin बढ़ा दिया जाएगा और साथ ही ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया जाएगा। इनकी डायलेशन की वजह से क्या होगा कि हीट डिसिपेट होना शुरू हो जाएगी। और तो और एक और मेथड भी हम यहां पे ऐड कर लेते हैं, दैट इज थ्रू द सिंपल थर्मल रेडिएशंस, जो हमारी बॉडी से हर वक्त हीट शुआओं की सूरत में खारिज होती रहती है। ऑलराइट, तो ये तीनों तरीके आप याद रखेंगे उस सूरत में कि जब दर्जा हरारत बढ़ता हुआ फील हो रहा है तो हाइपोथैलेमस इन तीन प्रोसेसेस की प्रेफरेंस सेट करेगा और फौरी तौर पे हीट डिसिपेट करना शुरू कर देगा। फिर अगर दूसरी तरफ स्टिमुलस चेंज हो जाए तो एट लो टेम्परेचर अगर दर्जा हरारत कम हो रहा है और बॉडी के लिहाज से अगर हम देखें तो हाइपोथर्मिया वाली स्टेट हो रही है, तो उस सूरत में क्या किया जाएगा? सबसे पहले नंबर पे आपने जो बात याद रखनी है, दैट इज द बॉडी विल स्विच ऑन द शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के जरिए हीट जनरेट करने का अमल शुरू हो जाएगा। हीट जनरेट करते हुए हमारी बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगी और टेम्परेचर मेंटेन करने का मतलब ये है कि आपने थर्मो रेगुलेशन कर ली है। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ जो दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, दैट इज वेजो कंस्ट्रिक्शन। और वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। ब्लड वेसल्स नियर द सुपरफिशियल एरिया स्पेशली दे विल कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्लड वेसल्स सुकड़ रहे हैं तो वहां पे ब्लड का फ्लो भी कम कर दिया गया है और यही वजह है कि जब सर्दी होती है और स्पेशली अगर आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं किसी कूल विंड के सामने, तो आपकी फिंगर टिप्स ब्लू होना शुरू हो जाती हैं। ना सिर्फ ये कि ब्लड फ्लो को कम किया जा रहा है, बल्कि ये बात भी याद रखिएगा कि आपके अपर लिम्स और लोअर लिम्स वगैरह जो हैं इनमें वार्म ब्लड का फ्लो भी कम हो रहा है। इसकी वजह से आपके नाखून और आपकी फिंगर टिप्स आपको समटाइम्स नीली होते हुए नजर आना शुरू हो जाती हैं जब आप बहुत ज्यादा ठंडक के सामने अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं। जो विसरल पार्ट है इट विल स्टे द वार्म, ओके, वो गर्म ही रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो टर्मिनल्स हैं, जो आपकी एक्सट्रीमिटीज हैं बॉडी की, वहां पे दर्जा हरारत कम रखा जाता है। दिस इज अगेन अनदर स्ट्रेटजी फॉर थर्मो रेगुलेशन। फिर इसके साथ एंडोक्राइन सिस्टम को इस्तेमाल में लाते हुए आप याद रखेंगे कि थायराइड, ऑलराइट, और समटाइम्स हम यहां पे ऐड कर रहे हैं एक और हार्मोन, नॉरएपिनेफ्रिन। ऑलराइट, इन हार्मोन्स को इस्तेमाल में लाते हुए मेटाबॉलिक सिस्टम को बढ़ा दिया जाता है। मेटाबॉलिक सिस्टम जैसे ही एक्टिव होगा, तेज होगा, तो बॉडी के अंदर हीट जनरेशन को बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया जा सकता है। फिर इसके साथ ही समटाइम्स एक और इफेक्ट भी हमें नजर आता है सर्दी वाले केस में, वो ये है कि जो पिलाई मोटर मसल्स हैं स्किन के अंदर, उनकी भी कॉन्ट्रैक्शन करवा दी जाती है, लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल है उन ऑर्गेनिजम्स में दैट पोजेस फर। ऑलराइट, लेकिन ह्यूमंस में भी ये एक्टिविटी हमें नजर आ रही है। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज व्हाट इज पायरेक्सिया। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज फीवर। बुखार क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म मैं अभी बताता हूं आपको। इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दूसरा नाम पायरेक्सिया और एक और नाम भी इसको दिया जाता है, दैट इज फेब्राइल, बुखार हो जाना।
अब ये जो बुखार है हाई टेम्परेचर वाला मसला है, यानी बॉडी खुद से ही अपना दर्जा हरारत बढ़ाना शुरू हो गई है। अब बॉडी खुद से अपना दर्जा हरारत क्यों बढ़ाती है, इसके लिए स्टूडेंट्स आगाज कर रहे हैं हम एक लफ्ज जो आपने याद रखना है, दैट इज पायरोजेंस। ऑलराइट, पायरोजेंस को अगर हम डिफाइन करें, हम कहेंगे द टॉक्सिक substances produced by pathogens and leukocytes, the white blood cells, which in turn change the set point of हाइपोथैलेमस। ऑलराइट, अब इससे हमें क्या पता चलता है कि बुनियादी तौर पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो आइडियल टेम्परेचर समझा जा रहा है वो तो 37 डिग्रीज है, लेकिन वो फ्लक्चुएट करता रहता है। ऑलराइट, अब इसी फ्लक्चुएशन और नैरो रेंज को मेंटेन करने के लिए हम थर्मोरेगुलेशन की टर्म या होम्योस्टेसिस की टर्म याद रखेंगे। अब पायरेक्सिया में पहला इंपॉर्टेंट रोल दैट इज प्लेड बाय द पायरोजेंस। अब पायरोजेंस हैं क्या? ये वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद पैथोजेनिक जर्म्स जब आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो अंदर जाने के बाद ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जहरीले मादे ये खारिज कर रहे हैं जो कि हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जब इनको खाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस सूरत में व्हाइट ब्लड सेल्स इनकी जब मैक्रोफेगी कर रहे हैं या फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं, उस सूरत में भी व्हाइट ब्लड सेल्स खुद से भी कुछ केमिकल्स इस तरह के प्रोड्यूस करते हैं, साइटोकाइंस वगैरह जिसमें शामिल हैं। तो जैसे ये ब्लड में रिलीज होकर हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं तो हाइपोथैलेमस फौरी तौर पे अपना सेट पॉइंट बढ़ा देता है। अब सेट पॉइंट बढ़ाने की वजह से क्या होता है, द टेम्परेचर इट इंक्रीजेस देन द 37 डिग्री सेल्सियस, 37 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है दर्जा हरारत। जैसे ही ऊपर जाएगा 38 डिग्रीज को टच करेगा तो हम कहेंगे नाउ दिस इज पायरेक्सिया। ऑलराइट, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे मेडिकल रेफरेंसेस में 38 डिग्री सेल्सियस को ही पायरेक्सिया कंसीडर किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, 37 से लेके 38 तक जाने तक जो दरमियान वाली रेंज है सारी, उसमें हम हाई फीवर कंसीडर नहीं करेंगे। 38 को टच करे और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो फिर हम कहते हैं यस दिस इज पायरेक्सिया। फिर इसको फर्दर डिफरेंशिएट किया जाता है मॉडरेट पायरेक्सिया एंड हाइपर पायरेक्सिया वगैरह के अंदर, या हाई पायरेक्सिया में। तो उसकी रेंज मैं जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे यहां पे शेयर कर रहा हूं। मॉडरेट pyrexia and then high pyrexia। इसके लिए स्टूडेंट्स मॉडरेट और हाई पायरेक्सिया की रेंज फ़ारेनहाइट्स में चूंकि हमारे यहाँ ज़्यादा मेजर की जाती है तो मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पे 100 to 103 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ऑलराइट, दिस इज मॉडरेट पायरेक्सिया। और 103 से लेके 105 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक इसको हम कहते हैं दिस इज हाई पायरेक्सिया। और अगर कंसिस्टेंटली 105 या इससे इंक्रीज होना शुरू हो जाए या कई दिनों तक 105 तक ही बुखार रहे तो फिर उस कंडीशन को हम हाइपर पायरेक्सिया कहना शुरू कर देते हैं। बहरहाल ये तो हो गया बुखार। अब इस बुखार के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो उसमें याद रखिएगा, एक तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है द ल्यूकोसाइट्स। ऑलराइट, इसको स्टूडेंट्स मैं इस तरह से शो कर रहा हूं। पैथोजेंस सबसे पहले नंबर पे, जहां से आगाज हम कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं बैक्टीरिया को। ऑलराइट, और बैक्टीरिया में भी स्पेशली द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑलराइट, वो बैक्टीरिया के जिनकी सेल वॉल्स के ऊपर क्रिस्टेन ग्राम की बनाई हुई डाई ने वहां पे रिटेंशन या रिटेन नहीं किया था उस कलर को, उनको हम कह रहे हैं ग्राम नेगेटिव। ऑलराइट, अब ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इनकी सेल वॉल्स के अंदर आपको नजर आते हैं लिपो पॉलीसैकेराइड्स। ऑलराइट, और एक और टर्म यहां पे लिख रहा हूं मैं, लिपोग्लाइकेंस। जी स्टूडेंट्स, अब ये तो हमें पता चल रहा है पैथोजन से कि पैथोजेंस कौन हैं, बीमारियां फैलाने वाले जानदार। जैसे ये बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम फौरी तौर पे रिस्पांस देने के लिए पहुंच जाता है।
सबसे पहले नंबर पे जो सेल्स आपने याद रखने हैं अपने इम्यून सिस्टम के, दे आर मैक्रोफेजेस, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इन पैथोजेंस को खा जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो कोई भी व्हाइट ब्लड सेल्स जब इनको खा जाएगा तो उसके बाद उसने इनको निगल लेना है। अब जब निगल गया उसको तो उसने उसको फेगोसाइटोज कर लिया। फेगोसाइटोसिस के दौरान जब इनकी ब्रेकडाउन चल रही होती है तो इनकी सेल वॉल्स में से ये वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये वाले केमिकल्स रिलीज होते हुए जब व्हाइट ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में से गुजर रहे होते हैं तो वहां से इनको रिलीज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ साइटोकाइंस। अब ये साइटोकाइंस ब्लड के साथ ट्रेवल करते हुए पहुंच जाते हैं टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर पहुंचते ही यहां पे इसका सेट पॉइंट चेंज कर दिया जाएगा, यानी हाइपोथैलेमस को पता चल जाएगा कि कोई ना कोई इंफेक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं एराकिडोनिक एसिड साइकिल, इस साइकिल के जरिए फर्दर कुछ और केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा और उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरी बॉडी का दर्जा हरारत इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये मैसेज भिजवाते हैं लिवर और स्प्लीन को। इन पॉइंट्स को यहां पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको बाद में समझने में और याद रखने में भी आसानी रहे। मैक्रोफेजेस व्हाइट ब्लड सेल्स में से इनको सेलेक्ट किया जा रहा है यहां पे लिखने के लिए और याद रखने के लिए। दीज आर व्हाट, द ल्यूकोसाइट्स। ऑलराइट, इन ल्यूकोसाइट्स ने एनगल्फ कर लिया इन बैक्टीरिया को और फिर क्या किया इन्होंने, secreted or released cytokines that travel to hypothalamus and the set point is raised to 38 degrees Celsius. अब जैसे ही सेट पॉइंट 38 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हुआ तो फिर हाइपोथैलेमस एराकिडोनिक पाथवे के थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करवा रहा है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स पूरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करवाना शुरू हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस produce prostaglandins through arachidonic acid pathway। जी स्टूडेंट्स, अब आपके ज़हन में फौरी तौर पे ये सवाल आना चाहिए कि दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है तो बुनियादी तौर पे तो ये बुखार है और बुखार को हम बजाते खुद बीमारी समझ रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम साथ ही ये भी कहते हैं कि द फीवर इज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजी। ये तो आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सपोर्ट किस तरह से कर रहा है, तो इसका आसान सा जवाब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। दैट इज हाई टेम्परेचर allow liver and spleen to stop iron and zinc to limit the growth of pathogens. All right. अब देखिए बहुत टेक्निकल बात है ये। इससे क्या हो रहा है, दर्जा हरारत बढ़ते ही लिवर और स्प्लीन को ये मैसेज मिल जाता है कि आयरन और जिंक को स्टॉप कर लिया जाए ताकि ये अवेलेबल ना रहे पैथोजेंस के लिए। अब पैथोजेंस को जब ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये है कि उनकी प्रोपेगेशन या उनकी बाइनरी फिजन वगैरह रुक जाएगी, तो बैक्टीरियल ग्रोथ को आपने रोक लिया। फिर उसके साथ ही साथ हाई टेम्परेचर पे इनके बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि साथ ही बॉडी का भी कुछ नुकसान हो चुका होता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव काम भी हो रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिक रेट भी हाई है,
तो मेटाबॉलिक रेट जब हाई होगा तो उसमें क्या किया जाएगा, हाई metabolic rate increase rate of cell repair. Alright students, इसका मतलब ये है कि साथ ही साथ जब मेटाबॉलिक सिस्टम काम कर रहा है तो वो सेल्स जो बेचारे डैमेज हो गए इस पूरे प्रोसेस में, उनका हीलिंग और रिपेयरिंग प्रोसेस भी तेज कर दिया जाएगा. ऑलराइट, तो इस तरह से बुखार आपकी हिफाजत भी कर रहा होता है. तो ये है स्टूडेंट्स पायरेक्सिया. इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे दिया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए. और फिर हाइपोथैलेमस का फंक्शन एज द कंप्लीट टॉपिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. और यहीं पे हमारे चैप्टर नंबर 15 का इख्तिताम हो रहा है. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में किसी और नए चैप्टर के साथ